नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। सीरिया में विद्रोही बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। विद्रोहियों ने घोषणा की है कि आज उनके द्वारा दमिश्क पर किए गए हमले के कारण दमिश्क पर उनका कब्जा हो गया है और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। इससे सीरिया में 5 दशकों के बाद शासन का अंत हो गया है। सीरिया के निवासी दमिश्क की सड़कों पर खुशी से झूमते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति असद तब भागे हैं जब पिछले 2 सप्ताह से इस्लामवादी हयात तहरीर अल शाम HTS समूह ने असद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी थी। वहीं सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जलाली ने आज कहा है कि वो लोगों द्वारा चुने गए किसी भी नेतृत्व के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। विद्रोही समूह के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी ने विद्रोहियों को दमिश्क में आधिकारिक संस्थानों से संपर्क न करने का आदेश दिया है और कहा है कि जब तक आधिकारिक तौर पर सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक सभी प्रधानमंत्री के अधीन रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10:30 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय निर्धारित था। विधानसभा अध्यक्ष के लिए राहुल नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया। विधान भवन सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई है कि शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। विधानसभा में महायुति की संख्या बल को देखते हुए अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। इसलिए माना जा रहा है कि आज शाम तक विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद 9 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा दिल्ली के जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट और सभी वार्ड से होकर ये यात्रा गुजरेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को परिवर्तन यात्रा का संयोजक बनाया गया है। ये यात्रा दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों की एक विधानसभा सीट से शुरू होगी, यानी हर दिन भाजपा 7 यात्राएं निकालेगी। ये परिवर्तन यात्रा 2 टियर होगी, यानी कि 2 चरणों में इसका समापन होगा। सुबह इस पैदल यात्रा की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल से होगी, जिसके बाद ये विधानसभा के अन्य हिस्सों से गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान दोपहर में मीटिंग शुरू होगी, जिसमें इलाके की RWA, NGO, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं से दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान शाम को टियर 2 के तौर पर पैदल यात्रा फिर शुरू होगी, जिसके बाद रात को एक और मीटिंग के साथ इसका समापन होगा। यात्रा की शुरुआत और समापन के समय भाजपा के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ भाजपा ने LED वैन्स को भी दिल्ली में उतारा है, जिसके जरिए वो आम लोगों से सुझाव लेने का काम करेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी पार्टी जनता से सीधे संपर्क करेगी। भाजपा ने कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया नारा जारी किया है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नारे के साथ भाजपा आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज जोधपुर में मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी जवानों को BSF स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि 6 दशक से BSF ने सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद रखा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपकी देशभक्ति को पूरा देश सलाम करता है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ देश की पहली सुरक्षा पंक्ति है। समारोह में 2020 में जम्मू में पाकिस्तान की गोलीबारी का मुकाबला करने वाले 7 जवानों को पुलिस मेडल गैलेंट्री पदक दिया गया। कांस्टेबल अवनीश कुमार, मोहम्मद बाकिबुल्लाह हक, अनिल शर्मा, अवतार सिंह, राजू चौधरी, बी रामानुजे और अनिल यादव को पुलिस मेडल गैलेंट्री पदक दिया गया। पंजाब से किसानों का जत्था आज फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा। आज 101 किसानों का एक समूह दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंचों पर किसानों से बातचीत की बात को दोहरा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रूस में राजनाथ सिंह अपने समकक्ष एंड्री बालोसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। सरकारी आयोग की 21वीं बैठक 10 दिसंबर को मॉस्को में होने जा रही है। इस बैठक के दौरान दोनों नेता सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी हित के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी वार्ता करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल को कलिनिंग्राड स्थित यंत्र शिपयार्ड से सोमवार को नौसेना में शामिल करेंगे। INS तुशिल को नौसेना में शामिल करने के समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर के दौरे के बाद बहरीन की राजधानी पहुंचे। बहरीन के दौरे पर विदेश मंत्री आज मनामा डायलॉग के 20वें संस्करण में शामिल होंगे। बहरीन दौरे पर डॉक्टर एस जयशंकर बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे। इस मंत्री स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। मनामा पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा डायलॉग में भाग लेने की उत्सुकता जताई। साथ ही साथ उन्होंने उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के सार्थक होने की भी उम्मीद जताई। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने कथित पत्रकार नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हिंसा में मारे गए लोगों के नाम पर QR कोड से पैसा मांगने का आरोप है। SP कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि आरोपी पर पुलिस के खिलाफ लोगों को उकसाने का भी आरोप है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में श्रद्धालु 4 धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। आज से 4 धाम के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचे, जहां से आज शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शीतकालीन यात्रा के जरिए उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा बैठक की। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान से होगी। इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ होगा। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती और परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक आवास उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और ऑटो के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है।
दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में रैंप वॉक पर कुछ हस्तियों को देखकर सभी लोग अचानक चौंक गए। रैंप वॉक के लिए कोई मॉडल नहीं बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। साथ में राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी स्टाइलिश तरीके से रैंप पर चलते नजर आए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान संघों के प्रतिनिधियों, प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आगामी बजट के लिए हितधारकों के इनपुट और सुझाव एकत्रित किए गए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नॉर्थ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। शक्तिकांत दास 6 साल से आरबीआई के गवर्नर हैं। एनसीएल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सीएसआर के तहत 11 स्कूल स्थापित किए, जिससे 13,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के भविष्य को मिल रहा है आकार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। एनसीएल के तहत 11 घाटे वाले वित्त पोषित स्कूल संचालित है, जिसमें 8 डीएवी, 1 दिल्ली पब्लिक स्कूल और 2 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। एनसीएल ने इन स्कूलों में वित्त वर्ष 2023-24 में 43 करोड़ से अधिक खर्च किए। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में चल रही धनशोधन जांच के तहत करीब 388 करोड़ रुपए की नई संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा है कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 5 दिसंबर को पीएमएलए के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसका कुल मूल्य 387.99 करोड़ रुपए। नियामक संस्थाओं को पिछले 3 वर्षों में निजी टेलीविजन चैनलों पर अश्लील और फूहड़ विज्ञापनों के खिलाफ 73 शिकायतें प्राप्त हुई। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि शिकायतों का 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा उचित ढंग से समाधान किया गया। डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और भुगतान बैंकों के साथ डीएफएस के सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक। देश के शीर्ष अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे और समावेशी वृद्धि के बारे में दुनिया भर में न सिर्फ चर्चा हो रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी सराहना भी कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक HAL साई उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाने के लिए NSDF और साई के साथ एक समझौता किया है। HAL ने एक बयान में कहा कि ये सहयोगात्मक प्रयास HAL की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में दोहा फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का ब्रिक्स देशों का कोई इरादा नहीं है। साथ साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी डॉलर से प्रतिस्पर्धा के लिए नई ब्रिक्स करेंसी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
दक्षिण कोरिया में पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को किया गया गिरफ्तार। किम योंग ह्यून को मार्शल लॉ की घोषणा में उनकी भूमिका के कारण गिरफ्तार किया गया। दक्षिण कोरिया में हाल ही में कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लागू करने के बाद किम ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राष्ट्रपति को कुछ ही घंटों के बाद आदेश वापस लेना पड़ा था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल महाभियोग से बच गए हैं। उनकी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दक्षिण कोरिया के विपक्षी दलों ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था, जिसका सत्तारूढ़ पीपुल पावर पार्टी ने बहिष्कार किया था, जिसके कारण प्रस्ताव 2/3 बहुमत न मिलने से गिर गया। यून की पार्टी के 3 सदस्यों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। वहीं महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करने के लिए नागरिकों ने सत्तारूढ़ दल की कड़ी निंदा की है। विपक्षी दलों का कहना है कि वो राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ 11 दिसंबर को नया महाभियोग विधेयक पेश करेंगे, जिसका मतदान 14 दिसंबर को होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सीनेटर डेविड पर्ड्यू को चीन में अमेरिकी राजदूत के तौर पर चुना। पेरिस में स्थित नॉटर डेम कैथेड्रल चर्च को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बहाली और पुनर्निर्माण के बाद आधिकारिक उद्घाटन से पहले इस ऐतिहासिक स्थल की झलक पेश की गई। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया। इस अवसर पर नेब्रास्का के गवर्नर जिम पेलेन ने स्टेट कैपिटल भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एडिलेड टेस्ट में भारत को 10 विकेट से हराया। मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन का टारगेट बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रॉजर बेनी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। असम के रहने वाले सैकिया पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। वो फिलहाल बीसीसीआई के संयुक्त सचिव भी हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 10वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। ये प्रतियोगिता में लगातार 8वां ड्रॉ है और इस दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 5-5 अंक हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज 11वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 11वें राउंड का खेल भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। $25 लाख इनामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अब केवल 4 दौर की बाजी खेली जानी बाकी है। अगर 14 दौर के बाद भी मुकाबला बराबरी पर रहता है तो विजेता का निर्धारण करने के लिए टाइम कंट्रोल के आधार पर मैच खेला जाएगा। सतीश कुमार करुणाकरन ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत के साथ गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में सतीश का सामना चीन के वांग झिंग से होगा। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली है। महिला एकल के सेमीफाइनल मैच में अनमोल खरब ने अपने हमवतन खिलाड़ी मानस सिंह को हराया। फाइनल में अनमोल का सामना चीन के साथ होगा। भारत की तनिषा कास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स में प्रवेश कर लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी को 21-14, 21-14 से हराया। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी से होगा। ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जा रहे जूनियर महिला एशिया हॉकी कप के ग्रुप मैच में आज भारतीय टीम का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। महिला प्रीमियर लीग की 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होने वाली मिनी नीलामी में 19 स्थान के लिए 120 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिसमें 91 भारतीय, 29 विदेशी और एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। भारत के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री ने शनिवार को इंडियन सुपर लीग ISL के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है।
सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग के इतिहास में हैट्रिक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री की हैट्रिक से बेंगलुरु एफसी ने केरला ब्लास्टर्स पर 4-2 से जीत दर्ज की। अभिनेता आमिर खान ने शाहरुख खान और सलमान खान के साथ फिल्म करने पर कहा है कि तीनों खान एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। ब्लिंकिट ने पुष्पा 2 की टिकट पर ग्राहकों को वन टाइम डिस्काउंट कूपन देने की घोषणा की है। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के तीसरे दिन 81.78 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 350.48 करोड़ रुपए हो गया। करण जौहर की मां हीरू जौहर के अस्पताल में भर्ती, वहीं हालचाल जानने के लिए मनीष मल्होत्रा पहुंचे अस्पताल। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर साझा की द बैंक टूर रीलोडेड की झलक, जिसमें अभिनेता दबंग के गाने पर डांस करते आ रहे नजर। राजकुमार राव के भाई अमित राव ने हिंदी सिनेमा में ली एंट्री। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में करेंगे डेब्यू। फिल्म केदारनाथ के 6 साल पूरे होने पर सारा अली खान ने साझा किया वीडियो में उन्होंने फिल्म से जुड़ी बातें बताई। फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा इंडियन आइडल 15 में आएंगे नजर। इस दौरान उन्हें एनिमल पर दी गई जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए देखा जाएगा। वरुण धवन ने मुंबई के स्कूल लिटिल एंजल के वार्षिक दिवस में फिल्म बेबी जॉन के गाने नान मटक्का पर किया डांस। ए.आर. रहमान के 1 साल के ब्रेक लेने की खबरों पर उनकी बेटी खदीजा रहमान ने प्रतिक्रिया देते हुए खबरों को अफवाह करार दिया। बॉलीवुड अभिनेता ब्रजेश हीरजी ने फिल्म रहना है तेरे दिल में के मेकर पर आधी फीस देने का आरोप लगाया। फिल्म निर्माता सुभाष घई को बोलने में कठिनाई और याददाश्त खोने की शिकायत के बाद बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता संजय दत्त पंजाबी गायक भूपिंदर बब्बल के नए म्यूजिक वीडियो पावर हाउस में आएंगे नजर। 10 दिसंबर को होगी रिलीज। सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी पर किताब लिखने वाले लेखक मनजिंदर माखा के खिलाफ मामला दर्ज। मनजिंदर पर किताब में गलत तथ्य छापने का है आरोप। पंजाब के भजन गायक लखविंदर सुरजीत सिंह पर नवी मुंबई में हुआ जानलेवा हमला। लखविंदर अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों पर दर्ज किया मामला। तेलंगाना सरकार की ओर से निर्माता और वितरक दिलराजू को तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए की गई है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।